हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में सेक्शन 24 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ेंगे, जो कि करस्पॉन्डिंग सेक्शन है सेक्शन 30 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट का। ये सेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। यूपी जुडिशरी में मेंस में बहुत बार पूछा गया है। 2006 में, 3 में, 2016 में पूछा गया है। प्री में भी यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये सेक्शन को आपको ध्यान से पढ़ना है। इसमें थोड़ा चेंज किया गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट में एक्सप्लेनेशन 2 नहीं था और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन 2 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ऐड किया गया है। तो ये चेंज है, तो प्री में पूछा जा सकता है। प्री के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा ज़्यादा, मतलब क्योंकि चेंज है तो अलग से पूछा जा सकता है। ओके, तो सेक्शन 24 बात करता है कंसिडरेशन ऑफ प्रूव्ड कन्फेशन अफेक्टिंग पर्सन मेकिंग इट एंड अदर जॉइंटली अंडर द ट्रायल फॉर सेम ऑफेंस। क्या बोलता है? व्हेन मोर पर्सन देन वन आर बीइंग ट्राइड जॉइंटली फॉर सेम ऑफेंस एंड अ कन्फेशन मेड बाय वन ऑफ सच पर्सन अफेक्टिंग हिमसेल्फ एंड अदर ऑफ सच पर्सन इज प्रूव्ड। क्या बोला जा रहा है? पहले हम इतने पार्ट को समझेंगे। यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक से ज़्यादा लोग हैं जिनका ट्रायल साथ में चल रहा है, ठीक, और वो सेम ऑफेंस के लिए ट्रायल चल रहा है। तो और उनमें से कोई क्या करता है? कन्फेशन कर लेता है। कन्फेशन मतलब अपना गिल्ट मान लेता है। और वो कैसा कन्फेशन है? जिसका प्रभाव उस पर भी पड़ रहा है और जो उसके साथ के लोग हैं, जिनका साथ में ट्रायल चल रहा था उसके साथ और सेम ऑफेंस के लिए चल रहा था, उन पर भी उस कन्फेशन का प्रभाव पड़ रहा है। तो उसको प्रूफ किया जा सकता है कोर्ट में। ऐसा कन्फेशन कोर्ट में प्रूफ किया जा सकता है। आगे क्या लिखा है? द कोर्ट में टेक इनटू कंसिडरेशन सच कन्फेशन एज अगेंस्ट सच अदर पर्सन एज वेल अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स सच कन्फेशन। तो यहाँ पर वर्ड में इस्तेमाल हुआ है, या आपको ध्यान रखना है। बोला जा रहा है कोर्ट कंसिडर कर सकते हैं, करेंगे नहीं, कर सकते हैं ऐसे कन्फेशन को, ठीक है, जिस व्यक्ति ने किया उसके खिलाफ भी और जिस व्यक्ति पर उसका असर पड़ रहा है, मतलब जो को अक्यूज्ड है, उसके खिलाफ भी। तो हमें ये समझ में आया कि सेक्शन 30 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट या फिर सेक्शन 24 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लिए 3 चीज़ें होना ज़रूरी है, तभी ये सेक्शन लागू होगा। क्या? पहले तो जो भी लोग हैं उनका साथ में ट्रायल चल रहा होना चाहिए, साथ में ट्रायल होना चाहिए। वो ट्रायल सेम ऑफेंस का होना चाहिए और जो कन्फेशन किया जा रहा है उनमें से कोई एक कन्फेशन कर रहा है और उस कन्फेशन का प्रभाव उस पर भी पड़ रहा है और दूसरे व्यक्तियों पर भी पड़ रहा है जो को अक्यूज्ड है और जिनके साथ उसका ट्रायल चल रहा है। तब कोर्ट चाहे तो ऐसे कन्फेशन को कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे कहीं पर भी नहीं लिखा है कि ऐसे कन्फेशन के हिसाब से, ऐसे कन्फेशन के आधार पर सज़ा दे देंगे, नहीं, ऐसा नहीं लिखा है। सिर्फ इतना लिखा है कि कंसिडर किया जाएगा, सज़ा नहीं दे देंगे सिर्फ इस आधार पर कि उनमें से किसी एक ने, जो सह अपराधी थे उनमें से किसी एक ने उठकर क्या कर लिया? कन्फेशन कर लिया। इस पर सज़ा नहीं मिलेगी, इसको कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो हमें ये प्रोविज़न समझ में आ गया। अब हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, फिर हम कुछ केसेस को डील करेंगे, इलस्ट्रेशन भी देखेंगे। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और अगर हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो एक्सप्लेनेशन 1 कहता है ऑफेंस एज यूज्ड इन दिस सेक्शन इंक्लूड अबेटमेंट ऑफ और अटेम्प्ट टू कमिट द ऑफेंस। तो यहाँ पे बोला जा रहा है ऑफेंस का मतलब क्या है? तो ऑफेंस में वो अपराध भी आएगा जो अबेटमेंट किया जा रहा है उस ऑफेंस का, वो भी आ जाएगा, या फिर उसी ऑफेंस को करने का अटेम्प्ट किया जा रहा है तो वो भी आ जाएगा। तो इसके अनुसार हम ये कह सकते हैं कि ऑफेंस में कोई एक पर्सन है जिसने ऑफेंस किया और उसी के साथ कोई एक पर्सन था, उसका को अक्यूज्ड था, जिसने उस ऑफेंस को करने का अबेटमेंट किया, ठीक, या फिर अटेम्प्ट किया। तो अब ये जो लोग हैं ये को अक्यूज्ड है, इनका साथ में ट्रायल हो रहा है और इस एक्सप्लेनेशन के अनुसार इन्होंने सेम ऑफेंस किया है, चाहे भले एक ने कमिट किया है, एक ने अटेम्प्ट किया है या फिर एक ने अबेट किया है, पर
इस सेक्शन के अनुसार, इस एक्सप्लेनेशन के अनुसार उन्होंने सेम ऑफेंस किया है, तो उनका साथ में ट्रायल हो सकता है और वो को अक्यूज्ड तो है ही। तो आपको ये समझ में आएगा एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहना चाह रहा है। इस ऑफेंस में अबेटमेंट भी आ जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन और अटेम्प्ट भी आ जाएगा। उसके बाद एक्सप्लेनेशन 2 बात कर रहा है अ ट्रायल ऑफ मोर पर्सन्स देन वन हेल्ड इन द एब्सेंस ऑफ द अक्यूज्ड हु हैज़ एब्सकॉन्डेड और हु फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोक्लेमेशन इशूड अंडर सेक्शन 84 ऑफ BNSS shall be deemed to be joint trial for the purpose of this section। कोई एक ऑफेंस है, सपोज़ करिए कोई एक ऑफेंस है जो 2 लोगों ने किया है, उनमें से दोनों का ट्रायल चलना था और उनमें से कोई एक भाग गया, अब उसके खिलाफ प्रोक्लेमेशन जारी किया गया है। सेक्शन 84 ऑफ BNSS हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, डिटेल में कंप्लीट किया गया है। तो उनमें से कोई एक पर्सन है जो एब्सकॉन्ड कर रहा है, भाग रहा है और आ ही नहीं रहा है, उसको बुलाया जा रहा है, प्रोक्लेमेशन जारी किया जा रहा है, वो नहीं आ रहा है, तो फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन उसको भी क्या माना जाएगा, जॉइंट ट्रायल का हिस्सा माना जाएगा। मतलब जो भाग रहा है वो भी और जिसका रियलिटी में ट्रायल चल रहा है वो भी, मतलब जो कोर्ट आ रहा है, जो हियरिंग में प्रेजेंट है वो भी और जो भाग रहा है वो भी, उन सबको क्या माना जाएगा, जॉइंट ट्रायल माना जाएगा, चाहे भले ही दूसरा भाग क्यों ना रहा हो। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन 2 हो गया। उसके बाद बात करते हैं इलस्ट्रेशन की। इलस्ट्रेशन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, आपको प्री में इलस्ट्रेशन दे देंगे और पूछेंगे कि किस सेक्शन का है, आपको बताना होगा सेक्शन लागू होगा या फिर नहीं होगा। तो इसको समझते हैं। ए कहता है, इलस्ट्रेशन ए कहता है ए एंड बी का जॉइंट ट्रायल चल रहा था, किसके लिए, कि उन दोनों ने क्या किया है, सी का मर्डर किया है, इस बात का दोनों का साथ में ट्रायल चल रहा था। इट इज़ प्रूव्ड दैट ए सेड बी एंड आई मर्डर्ड सी, द कोर्ट में कंसिडर द इफ़ेक्ट ऑफ दिस कन्फेशन अगेंस्ट बी। तो जब दोनों का साथ में ट्रायल चल रहा था कि उन दोनों ने मिलकर सी का मर्डर किया है और ए बोल देता है कि मैंने और बी ने मिल के सी को मारा है, क्या कर रहा है, गिल्ट मान रहा है, अपना मान रहा है और दूसरे का बता रहा है। तो यहाँ पर बोला गया कोर्ट इस बात को कंसिडर कर सकते हैं, ए के खिलाफ तो करेंगे ही, बी के खिलाफ भी कंसिडर कर सकते हैं, सज़ा नहीं दे देंगे, कंसिडर कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन बी क्या कहता है, ए इज़ ऑन ट्रायल फॉर द मर्डर ऑफ सी, there is evidence to show that C was murdered by A and B and that B said A and I murdered C. This statement may not be taken into consideration by the court against A as B is not being tried, jointly tried. बहुत अच्छी बात कही है, ये कंफ्यूज करता है तो अभी क्लियर कर लेते हैं। ए का ट्रायल चल रहा था कि ए ने बी की हत्या करी है, ठीक है, ऐसे साक्ष्य थे जो दिखा रहे थे कि सी का मर्डर ए और बी के द्वारा हुआ है, ठीक है। बी ने बोला कि हाँ मैंने और ए ने मिलकर सी को मारा है। अब ये जो बी का कहा गया स्टेटमेंट है कि मैंने और ए ने मिलकर सी को मारा है, ये इस सेक्शन के अंदर प्रूव नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमने सबसे पहले बोला कि जो को अक्यूज्ड है उनका साथ में ट्रायल चलना चाहिए, यहाँ पे साथ में ट्रायल तो चल ही नहीं रहा है। इलस्ट्रेशन बी की पहली लाइन क्या बोल रही है, सिर्फ और सिर्फ ए का ट्रायल चल रहा है और बी आकर बोल रहा है कि मैंने और ए ने मिलकर मारा है। तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट को कंसिडर नहीं किया जाएगा ए के खिलाफ। अगर ए के खिलाफ कंसिडर करना था तो ए और बी दोनों का साथ में ट्रायल चल रहा होना चाहिए था, उसके बाद किया जाता, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद कुछ केसेस देख लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केस है कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का। तो इस केस में बोला गया कि जैसे आप सेक्शन देख सकते हैं वर्ड मे का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर कोर्ट ने बोला कि ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे को अक्यूज्ड का कन्फेशन इस्तेमाल करना है कि नहीं। कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो ऐसे कन्फेशन को कंसिडर करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, क्योंकि एक पर्सन ए और बी को अक्यूज्ड है, ए मान रहा है कि हाँ भाई मैंने और बी ने मिलकर इसकी हत्या करी, सी की हत्या करी, तो भाई दोनों के खिलाफ अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो भाई बी के पास भी तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है ना, अपने आप को डिफेंस करने का राइट है ना। सिर्फ ए के कहने के
वजह से बी को थोड़ी ना सज़ा दे देंगे। बी के पास अपना भी तो हक है ना खुद को डिफेंस करने का, खुद को बचाने का। तो ये बोला गया इस केस में कि कोर्ट इसको चाहे तो कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि वर्ड में यूज़ किया गया है, चाहे तो कंसिडर नहीं भी कर सकते हैं। और रही बात दूसरे को अक्यूज्ड की, तो भाई उसके पास पूरा राइट है कि वो अपनी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है और अपना डिफेंस कर सकता है। ऐसा नहीं कर देंगे कि दूसरे वाले को अब डिफेंस का अधिकार ही नहीं देंगे कि नहीं भाई तुमने किया है और वो मान रहा है तो जाओ तुम भी जेल में जाओ, नहीं ऐसा नहीं होगा, उसको पूरा हक मिलेगा। अब जो ये एविडेंस है, जो ये कन्फेशन किया जा रहा है, वो कैसे इंसान के द्वारा किया जा रहा है? वो इंसान जो खुद अपराधी है, तो अब वो सच बोले, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। जिसके साथ मिलकर उसने अपराध किया वो उसका भी नाम ले रहा है, तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो सही बोल रहा है। उसकी क्रेडिटेबिलिटी पे तो शक हो गया। हो सकता है कि वो दूसरे पे ज़्यादा इल्ज़ाम लगा दे, अपने पे कम इल्ज़ाम लगा दे, वो बोले भाई मैंने तो अटेम्प्ट किया था, इसने मर्डर किया था, ये भी तो हो सकता है ना। तो इसलिए भी इसकी जो पर्सन है उसकी क्रेडिटेबिलिटी ज़्यादा तो है नहीं, वो ट्रस्टवर्दी तो है ही नहीं। अपना गिल्ट मान रहा है, जिसके साथ उसने वादे करे थे कि भाई बचा लेंगे तुमको भी, खुद को भी, उसको भी फंसा रहा है, तो वो भी ट्रस्टवर्दी नहीं है। इसलिए ऐसे एविडेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं होती है और इसको दूसरे एविडेंसेस के साथ कोरोबोरेट करना ज़रूरी होता है। ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। और ये बात ध्यान रखने वाली है कि जो व्यक्ति कन्फेशन कर रहा है ये उसका खुद का कन्फेशन है। दूसरे व्यक्ति का चाहे भले वो नाम ले रहा हो, लेकिन वो दूसरे व्यक्ति का कन्फेशन नहीं है। वो अपने मुंह से नहीं बोल रहा है कि मैंने ऑफेंस करा है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर ए कह रहा है कि मैंने और बी ने मिलकर हत्या करी है, तो ये ए का कन्फेशन है, ये बी का नहीं है। ये बोला गया भुभोनी साहू वर्सेस किंग एम्परर के केस में कि एक को अक्यूज्ड का कन्फेशन दूसरे को अक्यूज्ड का कन्फेशन नहीं है। इस बात को हमेशा ध्यान रखा जाएगा और दूसरे एविडेंसेस के साथ इसको कोरोबोरेट किया जाएगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।